हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। लेट्स स्टार्ट। देखिए, भारतीय कैपिटल मार्केट ने लास्ट 3 डिकेड्स में बहुत ज़बरदस्त तरक्की की है और खासकर लास्ट 1 डिकेड यानी कि पिछले 10 साल में तो बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की की है। किस तरीके से भारतीय कैपिटल मार्केट की ग्रोथ रही है, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। देखिए, सेबी जो 98 में इस्टेब्लिश हुई, ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था इंडिया की कैपिटल मार्केट के लिए। हालांकि सेबी ने प्रॉपर वे में जो फंक्शनिंग है वो 1992 में स्टार्ट की, खासकर जब हर्षद मेहता स्कैम निकल के आया। उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई, इसकी फंक्शनिंग को बढ़ाया गया ताकि इस टाइप की जो स्कैम है वो फ्यूचर में ना आ सके। सेबी ने भारतीय कैपिटल मार्केट के लिए बहुत एक गुड रेगुलेटर का काम किया। उसने इस तरीके से कैपिटल मार्केट को इंश्योर किया जिससे कि भारतीय कैपिटल मार्केट जो है एक प्रॉपर वे में रेगुलेट भी हो सके और साथ ही एक डेवलप भी हो सके। क्योंकि खाली एक रेगुलेटर का काम अपने जो स्ट्रक्चर है या जो भी सेगमेंट है उसको खाली रेगुलेट करना नहीं होता। तो सेबी ने भारतीय कैपिटल मार्केट को इस तरीके से तो रेगुलेट किया जिससे कि जो भारतीय कैपिटल मार्केट है वो एक स्ट्रॉन्ग बन सके, जितने भी अप्स एंड डाउन्स है उसको आसानी से सह सके और साथ में उसको डेवलप करने में भी हेल्प की, जिससे कि आज भारतीय कैपिटल मार्केट जो है वर्ल्ड की कैपिटल मार्केट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सेकेंड जो ग्रोथ का पार्ट आता है दैट इज एंट्री इन ग्लोबल मार्केट्स। देखिए, भारतीय गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया इंडियन कंपनीज को कि वो फॉरेन मार्केट्स में जाकर अपनी सिक्योरिटी को बेच सकते हैं, अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली कि वो भी इंडियन कैपिटल मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिसका फ़ायदा ये हुआ कि जो इंडियन कैपिटल कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट करने लगी फॉरेन मार्केट में, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आसानी से इन्वेस्ट करने लगे इंडियन एडीआर और जीडीआर में। एडीआर होते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और जीडीआर होते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। यानी कि जब भारतीय कंपनी अपनी सिक्योरिटी को अमेरिका में लिस्ट करवाती है तो उसे एडीआर कहते हैं, और अमेरिका को छोड़कर वर्ल्ड के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाती है तो उसे जीडीआर कहते हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है दैट इज एंट्री ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जहां सेकंड पॉइंट में इंडियन गवर्नमेंट ने भारतीय कंपनियों को अलाउ किया कि वो अपनी सिक्योरिटी को फॉरेन मार्केट में बेच सकते हैं। यहाँ पर भारतीय गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो चाहे तो हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये हुआ कि एक लार्ज स्केल पे जो है अमाउंट जो है हमारी इंडियन कैपिटल मार्केट में आने लगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर क्या हो सकते हैं, वो जो विदेशों में जो पेंशन फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या असेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती हैं, या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या कॉर्पोरेट बॉडी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी कंट्री में लोगों की सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं और फिर उस पैसे को जो है हमारी इंडियन कंट्री या ऐसी ही डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करके वहाँ से अर्निंग को रिसीव करते हैं और फिर उस अर्निंग को, उस गेन को अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको भी इजी कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित हुआ इंडिया की कैपिटल मार्केट की ग्रोथ में। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड खासकर NSDL सब इस्टेब्लिश हुई 8 नवंबर 1996 को। ये पहली इंडियन की जो है डिपॉजिटरी थी। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो भी शेयर्स या अदर सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनका जो ट्रांसफ़र है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सके, यानी कि जो ट्रांसफ़र है वो पेपरलेस हो सके, उसमें जो पेपर का यूज़ है वो ना के बराबर रहे। इसका बेनिफिट एक और होता है कि जो भी सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र करने में रिलेटेड फ्रॉड होते हैं वो सारे फ्रॉड जो है एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि अब जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है। तो जो भी शेयर सर्टिफिकेट है उसके डुप्लीकेट होने का या फेक होने का जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो NSDL की इस्टेब्लिशमेंट भी जो है भारतीय कैपिटल मार्केट की ग्रोथ में एक वन ऑफ द लैंडमार्क साबित हुई। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ मार्केट मेकर्स। खासकर वो कंपनीज जो ज़्यादा वेल नोन नहीं है, अननोन है, या स्मॉल या मीडियम साइज़ की हैं, ऐसी कंपनी की सिक्योरिटी में हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि बायर को सेलर आसानी से नहीं मिलता या सेलर को बायर आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए सेबी ने रूल बनाया कि जो है ऐसी कंपनी जिनकी मार्केट कैप, जिनकी जो इशू कैपिटल है वो 5 करोड़ से कम है,
उन्हें मार्केट मेकर अपॉइंट करना जरूरी है। ये मार्केट मेकर क्या करते हैं, टू वे क्वेट प्राइस अवेलेबल कराते हैं, यानी कि बायर के लिए भी प्राइस अवेलेबल कराते हैं और सेलर के लिए भी प्राइस अवेलेबल कराते हैं। अगर बायर इनको अब जो है शेयर खरीदना चाहता है तो मार्केट मेकर उनको आसानी से शेयर बेचते हैं, और अगर कोई शेयर बेचना चाहता है तो मार्केट मेकर उनसे शेयर खरीदने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो मार्केट मेकर के अपॉइंटमेंट से फ़ायदा ये हुआ, जो मीडियम और स्मॉल साइज़ की कंपनी है उनमें जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम अब सॉल्व होने लगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI। देखिए OTCEI खासियत इसकी ये थी कि इसने जो परचेज और सेल है सिक्योरिटीज़ का वो बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया, और इसके जो टर्मिनल थे वो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए थे, जिसका फ़ायदा ये हुआ था कि एक आम आदमी आसानी से स्टॉक मार्केट को एक्सेस करने लगा। इसका एक वन ऑफ द अगेन एक ग्रेट बेनिफिट ये था कि खासकर जो मीडियम और स्मॉल साइज़ की कंपनी थी उन्हें अपने आप को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करवाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके जो नॉर्म्स और रूल्स और रेगुलेशंस थे लिस्टिंग के वो काफ़ी हार्ड होते थे। जो मीडियम और स्मॉल साइज़ की कंपनी थी वो उन रूल और रेगुलेशन को आसानी से फॉलोअप नहीं कर सकती थी। तो जो OTCI है इसने मीडियम और स्मॉल साइज़ की कंपनी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां वो अपनी सिक्योरिटी को आसानी से लिस्ट करवा सकते हैं, और जो बहुत ही लोअर कॉस्ट पे जो है मार्केट से अपने फंड जो है रेज कर सकते हैं। तो OTCI की इस्टेब्लिशमेंट भी जो है भारतीय कैपिटल मार्केट की ग्रोथ में वन ऑफ द लैंडमार्क साबित हुई। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NSCI। देखिए NSE जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक लैंडमार्क साबित हुई इंडिया की कैपिटल मार्केट की ग्रोथ में, क्योंकि NSE से इस्टेब्लिशमेंट से पहले हमारी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज इस लैंडमार्क को नहीं, इस बेंचमार्क को नहीं टच कर पा रही थी कि जो वर्ल्ड की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके सामने हम खड़े हो पाए। जिसका नतीजा ये हुआ कि उससे पहले कई स्कैम हुए, खासकर जो हर्षद मेहता स्कैम है उसने तो एक बहुत ही नेसेसिटी साबित कर दी कि हमें एक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज की नीड है जहाँ पर ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, ज़्यादा सेफ्टी हो। तो NSE ने बहुत एक ग्रेट लैंडमार्क साबित किया जब ये इस्टेब्लिशमेंट हुई 1993 के अंदर। NSE की खासियत क्या है कि ये स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है, यानी कि आसानी से, अब पहले आपको क्या था कि ब्रोकर पर डिपेंड रहना होता था। ब्रोकर आपको बताते थे कि शेयर का क्या बाय प्राइस है, क्या सेलिंग प्राइस है, लेकिन NSE ने क्या किया, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग अवेलेबल कराई, जहां पर आप स्क्रीन पर जो है शेयर के प्राइस को आसानी से देखकर पता लगा सकते हैं कि शेयर का क्या परचेजिंग प्राइस चल रहा है और उस शेयर का क्या सेलिंग प्राइस चल रहा है। इसके अलावा NSE ने जो है जो सेटलमेंट पीरियड है उसको काफ़ी शॉर्टर और इजी कर दिया, जिसका बेनिफिट ये हुआ कि जो अब जो शेयर्स को ट्रांसफ़र करने में या खरीदने बेचने में जो टाइम लगता था वो टाइम कंजम्पशन बहुत कम हो गया। इसके अलावा NSE के जो टर्मिनल है वो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए थे, यानी कि इंडिया के किसी भी कोने से आप NSE में जो है ट्रेड कर सकते थे। जिसका बेनिफिट ये हो रहा है कि NSE जो है आज के टाइम में वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट मार्केट कैप के हिसाब से, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो NSE ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडिया की कैपिटल मार्केट को ग्रो करने में। नेक्स्ट जो आता है दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। देखिए डिफरेंट टाइप की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं वो टाइम टू टाइम इस्टेब्लिश की गई, खासकर इकरा इस्टेब्लिश की गई 1991 में, क्रिसिल इस्टेब्लिश की गई 1988 में, केयर इस्टेब्लिश की गई 1993 में। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है कंपनीज के जो डेट्स होते हैं, उनके जो डिवेंचर या बॉन्ड्स होते हैं उनको रेटिंग प्रोवाइड करती है, जिससे कि इन्वेस्टर को पता होता है कि वो जिस कंपनी के बॉन्ड्स में, जिस कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहा है उसका अमाउंट कितना सेफ है, उसमें कितना रिस्क है। तो उसको उस रेटिंग को देखकर जो है वो डिसीजन ले सकता है कि उसे उस कंपनी के डिवेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित हुआ इंडिया की कैपिटल मार्केट की ग्रोथ में। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए गए, जिससे कि जो इंडियन कैपिटल मार्केट है उसमें आसानी से जो कैपिटल का फ्लो है वो आसानी से बन सके, यानी कि कंपनीज को किसी भी जो है बैंकों पे ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी ना रहनी पड़े। खासकर ICICI, IDBI, IRCI, UTI, IFCI, ऐसे बहुत सारे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है इस्टेब्लिश किए गए, जो हेल्प करते थे कंपनीज को उन्हें मनी प्रोवाइड करने में, उनकी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जो है फाइनेंशियल नीड्स को प्रोवाइड करने में।
जिसका बेनिफिट ये होता था कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके पास बहुत लार्ज क्वांटिटी में फंड्स होते थे, तो जो कंपनीज के जो भी शेयर्स के आईपीओ आते थे ये उनको भी सब्सक्राइब करते थे। इवन सेकेंडरी मार्केट में भी जो है ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते थे, तो जिससे जो सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स की डिमांड है वो आसानी से बढ़ पाती थी। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इस्टेब्लिशमेंट है ये भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित हुई इंडिया की कैपिटल मार्केट की ग्रोथ में। नेक्स्ट जो आता है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए पहले जो है बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो पहले नदारत थी इंडियन कैपिटल मार्केट में, जिसके बारे में इंडियन कैपिटल मार्केट को शायद ही पता था। लेकिन अब जो है काफ़ी ग्रोथ आई, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारी जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं वो अब इंडियन कंपनीज़ को है आसानी से अवेलेबल होने लगी, जैसे मर्चेंट बैंकिंग या कस्टोडियल सर्विसेज, लीजिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिपॉजिटरीज और भी जो टेक्निकल कंसल्टेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सर्विसेज पहले अवेलेबल नहीं थी, लेकिन लास्ट 2-3 डिकेड्स में जो है भारतीय कैपिटल मार्केट ने इतनी ग्रोथ करी कि आज ये सारी सर्विसेज जो है आसानी से अवेलेबल है इंडियन कैपिटल मार्केट में। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। बहुत ज़्यादा जो स्टॉक एक्सचेंजेस की जो नंबर्स हैं उनमें काफ़ी इजाफा आया। एट प्रेजेंट 23-24 स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वर्किंग कर रही हैं इंडियन कैपिटल मार्केट में, जिसमें 2 स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नेशनल लेवल पे हैं, जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा बहुत जो अदर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो इन्होंने क्योंकि ज़्यादातर जो स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुई, इससे जो पब्लिक है उसके लिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या उसको एक्सेस करना आसान हो गया। तो नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस ने भी बहुत बड़ी हेल्प की इंडिया की कैपिटल मार्केट को ग्रोथ करने में। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड्स। देखिए म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो फंड्स को रेज करते हैं पब्लिक से और उस मनी को जो है इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं तो ऊपर लिंक आ रहा है, ऊपर जो लिंक आ रहा है उस पर आप क्लिक करके आसानी से म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमारी जो अदर वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये इन्वेस्ट करते थे स्टॉक मार्केट में, तो ग्रोथ जो म्यूचुअल फंड्स की हुई उसने भी कैपिटल मार्केट को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो पब्लिक की जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं, खासकर वो लोग जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और या जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती उनके बिहाफ पर। 1987 तक तो है केवल एक ही सिंगल म्यूचुअल फंड था इंडिया में, दैट इज़ UTI। लेकिन 1987 में उसकी जो मोनोपोली है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने तोड़ी और उसके बाद बहुत सारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश हुए। एट प्रेजेंट जो है 44 म्यूचुअल फंड्स जो है वर्क कर रहे हैं इंडियन कैपिटल मार्केट में। तो जो म्यूचुअल फंड की जो ग्रोथ है उसने भी इंडियन कैपिटल मार्केट को ग्रो करने में बहुत हेल्प की। एट प्रेजेंटली जो मंथली इनफ्लो है, एट प्रेजेंट जो रिसेंट डाटा है इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वो लगभग 6,000 करोड़ हर महीने जो है पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड में इन द फॉर्म ऑफ SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। तो ये भी एक वन ऑफ द लैंडमार्क साबित हुआ इंडिया की कैपिटल मार्केट को ग्रो करने में। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ अंडर राइटिंग्स। देखिए जो अंडर राइटिंग है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, खासकर जो नई कंपनी अपने इश्यूज़ लाती हैं उनके लिए। तो अंडर राइटिंग में भी जो है पहले बहुत कम जो हमारे अंडर राइटर अवेलेबल थे, लेकिन जब बैंकों को अलाउ कर दिया एज ए अंडर राइटिंग करने के लिए तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है एज ए अंडर राइटर के रूप में आए और जिसका बेनिफिट जो है इंडिया की कैपिटल मार्केट को ग्रो करने में हुआ और कंपनी को अब मार्केट से मनी को रेज करना कंपेरेटिवली ईजी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज इंक्रीज इन अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टिंग पब्लिक। अब जो पब्लिक की जो अवेयरनेस है उसके कॉन्फिडेंस में को भी बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा रोल चेंज हो गया है, क्योंकि आज जो है इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ जो है बहुत इजीली एक्सेसिबल है। अगर मान लीजिए जो भी इन्वेस्टर है उसे किसी कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, न्यूज़ चाहिए, वो अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहता है कि जो जिस कंपनीज़ में उसने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी क्या कर रही है, तो नॉर्मल न्यूज़पेपर या बिजनेस न्यूज़पेपर जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स अवेलेबल है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इवन जो बहुत सारे टीवी चैनल्स पे बिजनेस चैनल्स हैं जैसे CNBC TV18, CNBC आवाज़, ET मनी, जी बिजनेस एटसेट्रा एटसेट्रा, जहाँ पर वो आसानी से अपनी कंपनीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को गेट कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी जो है इंटरनेट पर वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो किसी भी कंपनी की जो है वो डाटास को खंगाल सकता है। और इवन NSE और BSE की जो वेबसाइट्स हैं NSE.com, BSE.com, वहाँ पर भी जाकर जो है किसी भी कंपनी के बारे में वो आसानी से उसके फाइनेंशियल डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन को ईजिली गेट कर पाना है
ये भी एक ग्रेट हेल्पफुल हुआ जो इन्वेस्टर है उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में। तो यूं कह सकते हैं इन कंक्लूजन वे में कि भारतीय कैपिटल मार्केट ने एक बहुत बड़ा रास्ता तय कर लिया है लास्ट 3 डिकेड्स में। और जहां तक हमारी सोच है, हमारी सोच तो ये कहती है कि आने वाली जो 2 डिकेड है, इनकी नेक्स्ट 20 ईयर्स में इंडियन कैपिटल मार्केट एक बहुत ही ऊंचाई पे होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो भारतीय कैपिटल मार्केट है वो और भी ज़्यादा तरक्की करेगी। अगर आज को आपको हमारे जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दोस्तों, इस सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इस लिंक को क्लिक करके आप हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके अब तक के हमारे सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।